qualifications of ministers. It is mandatory for all the ministers that they should be the member of any house of the legislature. भाई हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको लेना है? मिनिस्टर्स को लेना है। तो लेजिस्लेचर के मेंबर होने जरूरी है, या तो वो असेंबली के मेंबर हो या काउंसिल के, ठीक है? यानी इन दोनों में से किसी का भी मेंबर हो, मेजॉरिटी वाली पार्टी उसे किस में शामिल कर लेगी? असेंबली में शामिल कर लेगी। If a minister is not a member of the legislature at the time of appointment, मान लो कि वो ऐसा चेहरा है जो कि फेमस है लेकिन चुनाव में हार गया, एक बार एग्जांपल लेते हैं, तो उसको हमने किस में शामिल कर लिया? असेंबली में। असेंबली का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ना तो वो असेंबली का मेंबर है उस टाइम पर, ना वो काउंसिल का मेंबर है। आई बात समझ में? यानी हमने किसी व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल तो कर लिया, लेकिन ना तो वो किसका मेंबर है? असेंबली का, ना वो काउंसिल का, ठीक है? देन इट इज मैंडेटरी, तब यह मैंडेटरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है फॉर हिम, उसके लिए, टू गेट द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो जिस व्यक्ति को हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल किया है, जो न तो इसका मेंबर है न इसका मेंबर, उसको ये मैंडेटरी है कि विद इन 6 month के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर उसे बनना पड़ेगा। अब असेंबली का बनना तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? इलेक्शन कितने टाइम बाद होते हैं? 5 साल। इसके काउंसिल के कितने बाद होते हैं? भाई हर 2 साल के बाद कितने रिटायर हो जाते हैं? 1/3। तो हर 200 साल के अंदर इसमें होते हैं इलेक्शन, तो उसके पास सिर्फ इसी का ऑप्शन रहता है। तो उसको किस में जीतना पड़ेगा? काउंसिल के इलेक्शन में जीतना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। और मान लो चुनाव तो लड़ता है लेकिन हार जाता है, ठीक है? इफ ही और सी फेल्स टू डू सो, और मान लेते हैं वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वो मेंबर बनने में असफल हो जाए, ना तो इसका मेंबर बन पाए ना इसका मेंबर बन पाए, देन ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर हुआ? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जो 4th नंबर पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज या डिपार्टमेंट्स अमंगस्ट मिनिस्टर्स, यानी विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच में। द गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स। हमें पता है कि गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट करता है विभागों को मिनिस्टर्स के बीच में, लेकिन किसके एडवाइस पर? ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। यूजुअली यानी अक्सर अ मिनिस्टर होल्ड्स अ सिंगल डिपार्टमेंट, यानी अक्सर एक मिनिस्टर को एक ही डिपार्टमेंट दिया जाता है, लेकिन बट समटाइम्स देयर कैन बी मोर देन 1 डिपार्टमेंट्स अंडर अ मिनिस्टर। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में जब कैबिनेट बनती है नई नई, तो कम रखे जाते हैं मिनिस्टर्स। उस समय एक मिनिस्टर के अंडर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, कई बार 2 या 3 डिपार्टमेंट भी दे दिए जाते हैं, ठीक है? धीरे धीरे विस्तार किया जाता है, कैबिनेट का एक साथ विस्तार नहीं किया जाता। उस टाइम पर 1 डिपार्टमेंट अंडर अ मिनिस्टर, यानी एक मिनिस्टर के अंडर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट आ सकते हैं। सेकंड वाला देखो, ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स, यानी शपथ ली जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस, यानी अपना पद ग्रहण करने से पहले, ठीक है? यानी अपॉइंट कर दिया यहाँ पर हमने पहले उनको, अब वो अपना ऑफिस अपॉइंट करेंगे, तो अपने पद पर बैठने से पहले उन्हें क्या लेनी पड़ेगी? ओथ, शपथ। द मिनिस्टर हैव टू टेक 2 types ऑफ ओथ बिफोर द गवर्नर, यानी गवर्नर के सामने उन्हें 2 प्रकार की शपथ लेनी पड़ेगी। पहली क्या है? फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ पोस्ट या ऑफिस। डिस्चार्ज का मतलब होता है निर्वाह करना, आता है ना हिंदी में, यानी अपनी कर्तव्यों का निर्वाह करना अपने पद पर रहते हुए, ठीक है? दूसरा सीक्रेसी, मतलब गोपनीयता, यानी जो भी मैटर्स होंगे राज्य के वो क्या रखे जाएंगे? सीक्रेट रखे जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट है यहाँ पर। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वही है सेम। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स आल्सो। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 3 कैटेगरी थी और स्टेट्स में भी वही रहेगी। फर्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड है स्टेट मिनिस्टर और थर्ड है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा बताया है। द कैबिनेट मिनिस्टर आर द मोस्ट पावरफुल एंड द कैबिनेट कलेक्टिवली, कलेक्टिवली का मतलब क्या है? जितने भी कैबिनेट में व्यक्ति हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो मिलकर डिसाइड्स अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज,
तो कैबिनेट सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होती है और इसके अंदर जितने भी लोग होते हैं, जितने मिनिस्टर्स होते हैं, वही हमारे देश की क्या बनाते हैं, पॉलिसीज। ठीक है। सेकंड आते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। स्टेट मिनिस्टर्स कैन बी एलोकेटेड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, यानी स्टेट मिनिस्टर्स को हम इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दे सकते हैं। एक डिपार्टमेंट दे दिया, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। एंड सम स्टेट मिनिस्टर्स हेल्प्स द कैबिनेट मिनिस्टर, और कुछ होते हैं जो किसकी हेल्प करेंगे, कैबिनेट। आगे देयर आर डेप्यूटी मिनिस्टर्स, यानी इनके बाद में किसका नंबर आएगा, थर्ड रैंक किसकी है, डेप्यूटी की। इनका तो काम ही क्या है, कैबिनेट की हेल्प करना। हु वर्क एज असिस्टेंट, असिस्टेंट यानी सहायक, हेल्पर टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, यही चीज हमने वहां देखी थी, सेम यही। Tenure of Council of Ministers. The tenure of the Council of Ministers depend upon the confidence of the Legislative Assembly. इसने पहले ये लिखा, मतलब क्या है कि जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस में रहेगी, तब तक ही कौन रह सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मान लेते हैं कि टाइम से पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। फिर भी जनरली यानी आमतौर पर द टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स। मैक्सिमम पीरियड कितना है इसका, 5 इयर्स, बिकॉज द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज आल्सो 5 इयर्स। ठीक है, तो दोनों का 5 इयर्स ही रहेगा। आगे देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ या क्या बोल सकते हैं हम, कहां से बनती है सरकार, असेंबली से बनती है, तो किसके लिए जिम्मेदार होंगे, असेंबली के लिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव, यानी ये असेंबली के लिए जिम्मेदार है या असेंबली के प्रति जिम्मेदार है, ना कि काउंसिल के लिए। ठीक है, वहां पर भी राज्यसभा के लिए नहीं है, वो किसके लिए, सिर्फ लोकसभा के लिए। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली passes a non-confidence motion against ministers कर देना। ठीक है, मान लेते हैं हमें पता है कि अपोजिशन वाले क्या लाते हैं हर बार, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, और वो मोशन पास हो गया मतलब रूलिंग पार्टी के पास मोर देन हाफ सीटें नहीं बची। मान लेते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के पास 101 है और अपोजिशन के पास 99 है। ठीक है, राजस्थान कोड अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया और इधर 99 हो गई और इधर 101, तो इसका मतलब इनके पास बहुमत मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, या रिजेक्ट्स अ बिल, इसको समझना ध्यान से, रिजेक्ट्स अ बिल प्रेजेंटेड बाय एनी मिनिस्टर। मान लेते हैं बिल कौन प्रेजेंट करता है हमेशा, रूलिंग पार्टी। ध्यान से देखो, रूलिंग पार्टी का व्यक्ति या मिनिस्टर क्या कर रहा है, बिल प्रेजेंट कर रहा है, कितने लोग हैं इनकी तरफ, तो बिल पास होगा या रिजेक्ट होगा, सोचो अपोजिशन में कितने वोट पड़ेंगे और उसके फेवर में, तो पास होगा ना मोशन। लेकिन अगर ये मोशन रिजेक्ट हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये 101 सारे फेवर में नहीं है, यानी रूलिंग पार्टी के फेवर में सारे लोग नहीं है। इसी का मतलब है अ मिनिस्टर रिजेक्ट्स अ बिल, motion against a minister or rejects a bill presented by any minister। मान लेते हैं अगर कांग्रेस का कोई भी मिनिस्टर एक बिल पेश करता है, कांग्रेस के कितने वोट गिरने चाहिए थे, 101, अपने आप पास हो जाता, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसकी तरफ मान लो 98 वोट गिरे, मतलब क्या है इसका कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो दोनों बातों का एक ही मतलब है, या तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो सरकार गिर जाएगी, या रूलिंग पार्टी का कोई भी मिनिस्टर अगर बिल पेश करेगा, मोशन पेश करेगा, वो रिजेक्ट हो जाए, इसका मतलब भी क्या समझा जाएगा कि इसके पास मेजॉरिटी नहीं है। देन द होल या एंटायर की बात है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। सैलरी एंड अलाउंसेस यानी वेतन और उसके अतिरिक्त जो भत्ते मिलते हैं वो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 क्लॉज नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल नंबर 164 का क्लॉज नंबर 5 ये कहता है कि सैलरीज
ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स नाम लिखो तो कोई बात नहीं, सीधे ये लिख देना। सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो टाइम टाइम पर क्या करती है, इनकी सैलरीज को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, जैसे कि बढ़ाती जाती है, जैसे कि सैलरी मिलती है ना, महंगाई जैसे कि वेतन आयोग लगाते हैं सब लोगों की सैलरीज पर, वैसे ही इनके भी लगते हैं और टाइम टू टाइम इसके अंदर इंक्रीमेंट किए जाते हैं। और कौन डिसाइड करेगा, स्टेट की लेजिस्लेचर।